नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मनअप स्टोरीज पर। दोस्तों, ये कहानी है कातिल या कानून का रखवाला। चलिए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। ये एक मर्डर मिस्ट्री है। कहानी पूरी सुनिएगा। अंधेरी रात में वो बस दौड़े जा रही थी। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब उसके साथ हो क्यों रहा है। बस किसी साए के खौफ से वो दौड़े जा रही थी। देखो, तुम जो भी हो, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। मैंने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों मुझे मारना चाहते हो? भागते हुए वो पत्थर से टकराकर ज़मीन पर जा गिरी। धूल मिट्टी लगने के साथ उसके पैर भी गिरने की वजह से छिल गए थे, जहाँ खून की बूंदें उभर आई थी। अब वो साया एकदम उसके करीब खड़ा था, चेहरा ढके होने के साथ। अंधेरी रात की वजह से ना तो वो उसको उसका चेहरा देख पा रही थी और ना ही कोई अंदाज़ा लगा पा रही थी, जिससे थक हार अब वो उसके कदमों में गिरी, गिड़गिड़ाते हुए ज़िंदगी की भीख मांगने लगी। लेकिन उस साये ने जरा भी रहम नहीं दिखाई। एक बड़ा सा खंजर उसने निकाला और हाथ पर फिराकर उसके धार को जायजा लेने लगा। खंजर देखते ही वो लड़की छिटक कर दूर हो गई। घुटनों और हथेलियों के बल चलते हुए उसने हड़बड़ी में भागने की कोशिश की, तो उस साये ने फुर्ती से खंजर पीठ में घुसा दिया, जिससे तड़पते हुए वो लड़की वहीं गिर पड़ी। इसी के साथ वो साया अब ऐवानों की तरह उसके ऊपर टूट पड़ा। एक के बाद एक खंजर उसके जिस्म में घुसाकर वो तब तक निकालता रहा जब तक उसकी आत्मा को शांति नहीं मिल गई। वहीं उस लड़की ने काफ़ी पहले ही दम तोड़ दिया था। उस लड़की के जिस्म को फाड़कर मांस और खून निकालते हुए अब वो होलियां खेलने लगा। उस साये को ना तो खुद की खबर थी और ना ही आसपास की। उस खून और मांस के को खुद के जिस्म पर लगाते हुए एक अलग सुख की अनुभूति उसे हो रही थी। पकड़ो, पकड़ो इसे। लगता है ये वही कातिल है जिसने कुछ दिन पहले इसी एरिया में एक लड़की का मर्डर किया था। वो मर्डर अब तक सबके लिए मिस्ट्री बना हुआ है। वहाँ से गुजर रहे कुछ लोगों की नज़र उस साये पर पड़ी तो सब चीखते चिल्लाते उसकी तरफ दौड़ पड़े। वही साये के कानों में जब लोगों की आवाज़ पड़ी तो उसे होश आया। किसी तरह खुद को संभालते हुए वो उठकर खड़ा हुआ। पलटते हुए पीछे से भागकर आते लोगों को उसने देखा और फिर हौले से कदम आगे बढ़ाते हुए दौड़ पड़ा। उन घने अंधेरे में वो साया इस तरह गायब हो गया कि कोई जान ही नहीं पाया। उस साये को वहाँ ना पाकर भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि जिसे अभी उन लोगों ने देखा वो सच था या उनका कोई वहम था। हर कोई गिरते गिरते तो तब बचा जब उन सब की नज़रें उस छत विछत शव पर पड़ी। उसके ना तो अंग का कुछ पता चल रहा था और ना ही साये द्वारा वार किए गए जख्मों का ही कोई अंदाज़ा लगा पा रहा था। लेकिन इन सब में एक चीज़ हर किसी को हैरान कर रही थी, वो था लड़की का चेहरा, जहाँ मामूली सी भी खरोंच तक नहीं आई थी, जबकि उसका पूरा जिस्म लहूलुहान था। घबरा कर उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन किया। क्या देखा था आप लोगों ने यहाँ? एक पुलिस ऑफिसर ने रौबदार आवाज़ में मौकाए वारदात पर पहुंचे लोगों से पूछताछ की, तो उनमें से एक आदमी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। एक मर्डर मिस्ट्री ऐसे ही क्या कम थी जो अब यह दूसरी सिरदर्द बनकर आ गई। सारी बात सुनने के बाद उस पुलिस ऑफिसर ने एक हाथ सर पर तो दूसरा कमर पर रखा और गहराई से कुछ सोचने लगा। सर, आसपास की जगह हमने छान मारी, लेकिन कातिल का कोई सुराग नहीं लगा और यहाँ लड़की का पर्स या कोई भी चीज़ नहीं मिली जिससे उसकी पहचान हो पाती। पास आकर कांस्टेबल ने कहा तो वो पुलिस ऑफिसर और भी हैरान हो उठा। तेज कदमों से चलते हुए वो डेड बॉडी के पास आया, फिर गौर से उसका चेहरा देखने लगा। 5 फुट 3 इंच की हाइट के साथ उस पुलिस ऑफिसर का पूरा शरीर भरा हुआ था। पेट भी आगे की ओर निकलने की कोशिश में था। कुछ चमड़े की खाल भी लटकती हुई सी मालूम पड़ रही थी। यूनिफॉर्म की टाइट शर्ट ने उसे छुपाने की भी भरसक कोशिश कर रही थी। उम्र 35 के आसपास जान पड़ रही थी। वहीं पान और गुटखे की कृपा से दांतों में काला और लाल रंग ओढ़ा हुआ था। अरे देवा, ये तो सविता सचदेवा है, प्रार्थना सचदेवा की बहन। याद करते हुए सर पर दोनों हाथ धरे ऑफिसर ने हैरानी से आगे बढ़ते हुए कहा, वही प्रार्थना सचदेवा जिसकी कुछ दिन पहले मौत हुई थी। जितने विभत्स तरीके से ये मर्डर किया गया है, उतनी ही क्रूरता से उस मर्डर को भी अंजाम दिया गया था। फर्क सिर्फ ये है कि इसके जिस्म पर वार किए गए
वहीं प्रार्थना का पूरा चेहरा गाड़ी के नीचे कुचल दिया गया था। बोलने के साथ ही उस मंजर को याद करके ऑफिसर के रोए खड़े हो गए। तो सर, अब इस मर्डर मिस्ट्री का क्या करना है? कांस्टेबल ने डेड बॉडी को घूरते हुए पूछा। इसके साथ ना अपन मस्त और सॉलिड सी पिक्चर बनाएंगी। दोनों हाथों को आगे करके एक्शन सीन की अवस्था में करते हुए उसने कहा, और फिर वापस उस कांस्टेबल की ओर पलटकर हाथ पकड़ डेड बॉडी के थोड़ा करीब ले आया और खुद अपने दोनों हाथ अजीबोगरीब तरीके से घुमाते हुए डांस करने लगा। साथ ही गाना भी उसने शुरू कर दिया। लैला ओ लैला, तू है लैला, छैला मैं छैला, तेरा छैला। अबे साले, मर्डर हुआ है और ये मर्डर नॉर्मल नहीं बल्कि मिस्ट्री है, जिसकी जांच ही करेंगे। पागलों की तरह नाचेंगे तो है नहीं। अचानक से रुककर पुनीत श्रीवास्तव उस कांस्टेबल पर झल्लाया। सॉरी सर। वो कांस्टेबल जाकर वापस अपना काम करने लग गया। आज हमारी शादी की पहली रात है सविता, फिर तुम्हारा ये चेहरा इतना उखड़ा हुआ क्यों है? एकदम उसके करीब बैठे सौरभ ने दोनों हाथों से चेहरे को थाम लिया। सच जानना चाहते हो तुम मेरी उदासी की वजह? उसका हाथ झटकते हुए वो उठ खड़ी हुई। मैंने तुमसे शादी की है, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए हैं। सुख हो या दुख, हर कदम पर साथ देने का वचन दिया है। जीवन संगिनी हो तुम मेरी। तुमसे मैं हूँ और मुझसे तुम। चेहरे पर एक जिम्मेदार पुरुष के भाव के साथ बेशुमार चाहत लिए सौरभ अभी इतना ही कह पाया था कि बीच में ही सविता चीख उठी। नहीं हूँ तुमसे मैं, समझे तुम, और कभी हो भी नहीं सकती। इतना कुछ सोचा था शादी को लेकर मैंने। बड़ा सा घर होगा जहाँ सुख सुविधाएं और ऐशो आराम की सारी चीज़ें होंगी। मेरा पति इतना बड़ा आदमी होगा कि उसे देखते ही सब सैल्यूट करेंगे। लेकिन तुमसे शादी करके ज़िंदगी बर्बाद सी हो गई है। ये 2 कमरों का छोटा सा घर जिसमें मैं ठीक से रह भी नहीं सकती, फिर ऐशो आराम क्या खाक करूँगी? ऊपर से मेरा पति एक मामूली सा क्लर्क, जिसे सैल्यूट करना तो दूर, कोई 5 स्टार होटल में घुसने भी ना दे। चारों ओर देखने के साथ सौरभ की ओर देखते हुए वो तिलमिला उठी। वहीं सविता की बातें हथौड़े की तरह उसके दिल और दिमाग पर तेजी से वार कर रही थी। सविता, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? याद है तुमने ही कहा था कि दुनिया में धन दौलत नहीं बल्कि तुम्हें मेरा साथ चाहिए। खुद को संभालते हुए सौरभ ने उसकी कही हुई बातें याद दिलाई, जिन बातों ने कभी उसका दिल जीता था। हाँ, कहा था मैंने, मेरे बाप ने बताया था लड़का सरकारी कर्मचारी है, तो आगे मैंने और कुछ पूछना जरूरी नहीं समझा। पर मुझे क्या पता था एक कंगाल से मेरी मेरी शादी हो रही है। वो कंगाल जो सिर्फ लोगों का हुक्म बजाने के लायक है। सौरभ को घूरते हुए वो दांत पीस रही थी। मतलब साथ निभाने की तो वो सारी बातें सब कुछ सिर्फ पैसे से थी, मेरी सरकारी नौकरी से थी। चाहे जो समझो। गुस्से से सविता ने दूसरी तरफ मुंह फेर लिया। आगे सौरभ कुछ न कह सका। सविता की बातों से वो खुद पर बहुत बड़ा बोझ महसूस कर रहा था। अभी 1 महीने पहले ही तो सविता का रिश्ता उसके लिए आया था। फोटो में देखने भर से ही सौरभ उसे अपना दिल दे बैठा। 25 की उम्र, गोरे रंग के साथ छरहरा बदन, मासूम सा चेहरा, भरी हुई बड़ी बड़ी सुरमई आंखें। आखिर इन सब पर कौन अपना दिल हार ना बैठे। ऊपर से कॉलेज में बायोलॉजी की प्रोफेसर, वही सौरभ भी कुछ कम नहीं था। डील डोल में तो उसके सामने हीरो भी पानी भरते नजर आते। उस पर हल्का सांवला रंग धूप की किरणों से सोने सा निखार आता। बातचीत में भी इतनी शिष्टता कि हर कोई उसकी ओर आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकता। वहीं सविता से महज 1 साल की उम्र में बड़ा था। इन सब चीज़ों पर पहली ही मुलाकात में सविता भी मुग्ध हो गई। बाकी अपने पिता से सौरभ की बड़ाई सुन ही चुकी थी। शादी तय होते ही फोन पर बातों का सिलसिला शुरू हुआ। नित नए अनेकों अरमान सविता के हृदय में उठने लगे। ऐशो आराम की जिंदगी, वो सुख सुविधाओं से भरे घर की कल्पना से पल पल रोमांचित हो उठती। लेकिन कहते हैं ना कि जो हम सोचे वैसा ही सब हो, ऐसा होता कहाँ है। ठीक यही सविता के साथ हुआ। विदाई के बाद जब उसने सौरभ के उस छोटे से घर में कदम रखा तो सारे अरमान और सपने उसे टूटते हुए से मालूम जान पड़े। जैसे तैसे बची हुई रस्मों को पूरा करने के बाद जब उसे सौरभ के कमरे में लाया गया तो आखिर उसने अपनी ननद दीपा से सौरभ की नौकरी के बारे में पूछ ही लिया। दीपा सौरभ से 6 साल छोटी थी। ना तो उसे कुछ पता था
ना ही दुनियादारी की समझ थी। मजाक में ही उसने सौरभ को के क्लर्क होने की बात बता दी। अब सविता का तो हाल फड़फड़ाते पंछी जैसा था। ना तो वो उड़ सकती थी और ना ही अंगारों की तरह बिछे बिस्तेज पर बैठ ही पा रही थी। सिवाय फड़फड़ाने के इस वक्त वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। सौरभ के जिस झूठे मोह के माला में बंधी थी, वही माला पूरी तरह टूट चुकी थी, जिसके मोतियां उसके अंतर्मन में बिखर कर शोर मचाने लगे। कमरे में कदम रख रहे सौरभ पर जब उसकी नज़र पड़ी तो वो उसे कलर की नज़र से देखने लगी, जो गाहे बगाए सिर्फ हुक्म बजाने के लायक था। यही सब सोचते हुए सौरभ के लिए अब और भी घृणा उसके मन में भर गई। सौरभ ने कभी सोचा भी नहीं था कि सपनों का महल उसने जिस अरमानों के साथ बनाया था, वो अरमान कांच के थे, जिस पर सविता के स्वार्थ का पत्थर पड़ते ही वो पूरी तरह टूटकर बिखर जाएगा। किसी तरह उसने खुद को संभाल कर और बेड के एक कोना पकड़कर लेट गया। आंखें जरूर उसने मूंद ली थी, लेकिन नींद तो उसकी आंखों से कोसों दूर थी। पिछले 1 महीने की बातें कानों में शोर समझ करने लगी थी। क्या वाकई सविता का वो प्यार, साथ निभाने के वादे, सब मेरे पैसे और पद के लिए था? ये सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे। सौरभ को इस तरह सोते देख वो और भी भुनभुना उठी। हाथ पैर पटकते हुए अपनी जगह से उठी। बाथरूम में जाकर उसने चेंज किया और दूसरा कोना पकड़कर लेट गई। चाहे जो हो जाए, मैं इस कंगले के साथ नहीं रहूंगी। एक प्रोफेसर हूँ, जो सपना है उसे किसी भी कीमत पर हासिल करके रहूंगी। बस इंतजार है मेहमानों के घर से चले जाने का। फिर देखेंगे कि मिस्टर सौरभ मेरा असली रूप। जिस तरह तुमने मुझे अपने जाल में फंसाया, इसी तरह अगर तुम्हें भी नहीं फंसाया तो कहना। दम्भ भरते हुए सामने टेबल पर रखे दूध के गिलास को निहार रही थी। उस सफ़ेद दूध के गिलास में खून घुलता हुआ सा उसे प्रतीत हो रहा था। जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। शायद तुम्हारी ये नाराजगी भी जायज़ है। मैं भी ना इतना बड़ा बेवकूफ़। उसकी इन बातों को दिल से लगा बैठा। शादी की रस्मों की वजह से वो थक गई होगी, लेकिन इसलिए शायद परेशान भी हो रही है। देखना सविता, बहुत ख्याल रखूंगा तुम्हारा। इतना प्यार दूंगा कि तुम उन पद, पैसों और ऐशो आराम के साथ झूठे दिखावे को भूल जाओगी। एक बार नज़रें घुमाकर तुमने ठीक से देखा तो होता। घर छोटा जरूर है, लेकिन किसी भी चीज़ की कमी नहीं है। मैं एक क्लर्क जरूर हूँ, लेकिन तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी करने में भी सक्षम हूँ। किसी तरह 2 दिन बीते। इन 2 दिन में सौरभ के साथ उसकी माँ और दीपा ने सविता से बात करने की और घुलने मिलने की पूरी कोशिश की, लेकिन सविता सीधे मुंह ना तो किसी से बात कर रही थी और ना ही अपने कमरे से बाहर आ रही थी। रसोई की रस्म तक उसने करना जरूरी नहीं समझा। उसका ये रूखा बर्ताव देखकर जहां दीपा खिसिया सी जाती, वहीं माँ नाराज हो जाती। आखिर बहू को लेकर उनके भी कभी अरमान थे। वो तो सौरभ था जो किसी तरह बहाने बनाकर उन्हें शांत कर देता और खुद सविता का ख्याल रखने में कोई कसर न छोड़ता। समय समय पर चाय नाश्ता खाना दीपा के हाथों सविता के कमरे में पहुंचवा देता। वहीं सविता के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके तहत एक निवाला तक उसने अपने मुंह में नहीं डाला। किसी और को शक ना हो इसलिए खाने को गिफ्ट के रैपर में रखकर कपड़ों के बीच छुपाकर दीपा से फिकवा दिया करती, जिसके बाद सविता के कमरे में खाली प्लेटें वापस आती। उन प्लेटों को देखकर सब यही समझते कि सविता ने खाना खा लिया। सौरभ तो खुशी से झूम ही उठता। उन खाली प्लेटों को देखकर उसे हिम्मत मिलने लगी कि एक न एक दिन सविता उसे और उसके निस्वार्थ प्रेम को जरूर स्वीकार कर लेगी। आज सुबह सौरभ किचन में माँ के साथ तेजी से हाथ चलाते हुए नाश्ता बना रहा था। वहीं दीपा झाड़ू पोछे के लिए घर की सफाई कर रही थी। दफ्तर से ली गई छुट्टियां पूरी हो चुकी थी, तो आज उसे जाने की भी जल्दी थी, लेकिन इस जल्दी में उसका ध्यान सविता के कमरे की ओर भी था। जानता हूँ नाराज हो, फिर भी तुम्हारा ख्याल अंतिम सांसों तक रखूंगा। फेरों के वक्त दिया गया हर वचन शिद्दत से निभाऊंगा। अभी वो यही सब सोचकर मुस्कुरा रहा था, तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक हुई। हाथ में झाड़ू पोछा लिए दीपा ने दरवाज़ा खोला तो किसी अनहोनी के डर से वो अंदर तक सिहर गई। माँ, भैया, जल्दी बाहर आओ। कांपते होठों से वो बस इतना ही कह पाई। जब दोनों ने बाहर आकर देखा तो माँ के साथ सौरभ भी हैरान रह गया। सामने पुलिस ऑफिसर के साथ महिला पुलिस भी थी।
इतना ही नहीं, कुछ मीडियाकर्मी हाथों में कैमरा माइक लिए अजीब तरह से उन्हें देख रहे थे। बोल, कहाँ छुपा रखा है उसे? चल जल्दी बाहर लेकर आ। सौरभ कुछ बोल पाता या समझ पाता इससे पहले ही एक पुलिस ऑफिसर उसके गिरेबान पकड़कर अंदर धकेलते हुए बोली, पहले मामला क्या है वो बताइए। इस तरह से किसी भी शरीफ परिवार के साथ पेश आने की का अधिकार आपको ये कानून नहीं देता। सौरभ ने कोई गलती नहीं की थी, तो भला वो क्यों किसी पुलिस या मीडिया से डरे? उस पुलिस वाले का हाथ उसने दूसरी तरफ झटक दिया। मीडिया के सामने अपनी इंसल्ट होते देख वो पुलिस ऑफिसर और भी ताव में आ गया। साला मुझे कानून सिखाएगा? एक जोर का थप्पड़ उसने सौरभ के गाल पर जड़ दिया। साहब माफ कर दो, बच्चा है, गलती हो गई। बात बढ़ते देख सौरभ की मां ने बीच में आकर उस पुलिस वाले के सामने हाथ जोड़ दिए। वहीं सौरभ गुस्से से उसे देख रहा था। ए ऐसे क्या पूछ रहा, देख घूर रहा है, खा जाएगा क्या? वो पुलिस वाला फिर उसकी ओर लपका और सौरभ की मां डांटने लगी। ये आंखें कर, नीचे कर। वो पुलिस वाला बिफर पड़ा। वहीं सौरभ ने नजरें घुमाकर जब घर के बाहर देखा तो आसपास के लोगों की भीड़ लग चुकी थी। आपस में सब कानाफूसी करने में लगे थे। उसने अब नजरें घुमाकर माँ और दीपा को देखा तो दोनों ही काफी परेशान लग रही थी। वक्त की नजाकत समझते हुए उसने नजरें दूसरी तरफ फेर ली। साहब साहब वो मिल गई, आइए। सविता के कमरे का दरवाजा खोलते हुए लेडी पुलिस कांस्टेबल हैरानी से आंखें फाड़े बोली। सौरभ तेज कदमों से कमरे की ओर दौड़ पड़ा। अंदर का नजारा देखते उसके पैरों तले की जमीन खिसक गई। मोटी रस्सी से सविता के दोनों हाथ बंधे हुए थे। वो रस्सी बेड के एक कोने से बंधी हुई थी, जिससे वो कहीं जा ना सके। साड़ी उसके तन पर ना होकर चारों ओर बिखरी हुई थी। बाल भी चेहरे के आगे लटक रहे थे, जिससे झांकती सिर्फ काली आंखें ही सौरभ को नजर आ रही थी। वही जिस्म पर जगह जगह चोटों के निशान भी आसानी से देखे जा सकते थे। सविता कहते हुए सौरभ उसकी ओर दौड़ा। उसने जब सविता को छूना चाहा तो वो डरते हुए दूर हटने लगी, जिसे देखकर सारे कांस्टेबल ने उसे पकड़कर दूर कर दिया। इंसान नहीं जानवर हो तुम लोग, सिर्फ दहेज के लिए एक नवविवाहिता का क्या हाल कर डाला। पुलिस ऑफिसर ने किटकिटाकर कहा। ये हालत देखकर अब और कुछ जांच करने के लिए बचा ही नहीं, क्योंकि तुम सब हैवानों के खिलाफ ये सबसे बड़ा सबूत है। उसने उन्हें गिरफ्तार करते हुए आदेश दिया। सौरभ के साथ उसकी माँ और दीपा को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों चीखते रहे, चिल्लाते रहे, अपनी बात रखते रहे, लेकिन किसी ने भी उनकी एक ना सुनी। उल्टा इन सब से तंग आकर लेडी पुलिस कांस्टेबल ने दीपा के बालों को मुट्ठियों में जकड़ा और सर जोर से दीवार से मार दिया। जिसके बाद भी दीपा बस एक ही बात कही जा रही थी, हमने कुछ नहीं किया। जब सविता को बाहर लाया गया तो उसका हाल देखकर मीडिया के साथ बाकी लोगों का भी दिल दहल गया। कैसा जमाना आ गया है, दहेज के लिए लोग इस हद तक गिर सकते हैं, यकीन नहीं होता। इन दहेज लोभियों का तो इससे भी बुरा हश्र होना चाहिए। लोग उन्हें घृणा की नज़रों से देखते हुए आपस में बात कर रहे थे। आस पड़ोस के जिन लोगों के सामने कभी माँ सौरभ की तारीफ करते नहीं थकती थी, वहीं आज हिन्न नज़रों से जमीन ताक रही थी। जिसके सामने कभी वे बड़े रुतबे से सीना तान कर चलती थी, आज उन्हीं से नजरें नहीं मिला पा रही थी। कई दिन बीत गए। सविता पूरी तरह ठीक होकर अपने घर आ चुकी थी, जहां उसकी छोटी बहन प्रार्थना के सिवा और कोई नहीं था। अपने माता पिता की तस्वीर पर चढ़े हार को देखकर उसकी आंखें जरूर एक बार नम हुई, लेकिन पछतावे का नामो निशान तक नहीं था। माफ़ कर दो मम्मी पापा, इसका मुझे जरा भी अंदाजा नहीं था कि इन बातों के लिए आप दोनों खुद को जिम्मेदार ठहराओगे। साथ ही इसका सदमा आप दोनों की सांसें छीन लेगा। लेकिन देखिए, ऐसा करके आपकी बेटी पूरी दुनिया में सबके लिए मिसाल बन गई है। हाँ, उनके खिलाफ मैंने झूठा षड्यंत्र रचा, इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। तलाक के लिए आप दोनों कभी तैयार नहीं होते। वैसा करके मैं ही सबकी नज़रों में उल्टा गुनहगार बन जाती। इसलिए उस नर्क से निकलने का बस यही एक रास्ता था। दीदी, इन सब में हमने मम्मी पापा को खो दिया। नम आंखों से प्रार्थना उसके गले लग गई। मैं हूं ना तेरे लिए, सविता उसे शांत करवाने लगी। आपका इतना बुरा हाल देखकर तो एक पल के लिए मैं भी डर गई थी, कहीं सच में उन लोगों ने आपके साथ ये सब तो नहीं कर दिया। बेहद डरपोक किस्म के थे वो लोग। मैं तो चाहती थी कि वो सब मारपीट करें, खाना ना दे, इसलिए अशिष्टता की हर लिमिट पार कर दी।
जिससे वो बुढ़िया तो चिढ़ जाती, लेकिन वो कंगाल सौरभ आकर सब शांत करवा देता। इसके बाद एक ही रास्ता मेरे पास बचा, वो था खुद सारे जख्मों को बनाना। मतलब वो सारे निशान आपने खुद बनाए थे? अब प्रार्थना चौंक उठी। बायोलॉजी की प्रोफेसर हूँ, अगर इतना भी ना कर सकूँ तो किस बात की प्रोफेसर? इस पर सविता चुटकी लेते हुए मुस्कुरा उठी। वैसे असली काम तो तूने किया, अच्छे वक्त पर पुलिस के साथ मीडिया को भी लेकर आई, जिससे ये केस हाईलाइट में आया। और देख, हम दोनों दुनिया के सामने हीरो बन गए। जितने दिन हॉस्पिटल में थी, नेताओं के साथ मीडिया और समाज सुधारकों का तांता लग रहा था। सब मुझमें सविता सचदेवा से मिलने का इंतजार करते थे। सच, ये सब एक सपने जैसा है। ये वाहवाही, ये बहादुरी के किस्से, सब सपने जैसा है। अब हम आगे की ज़िंदगी इज्जत शोहरत के साथ जी सकेंगे, कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होगा। सविता खुशी से चहक रही थी। ये तो आपने सच कहा। देखते ही देखते मेरी भी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, किसी सेलिब्रिटी जैसा महसूस करने लगी हूँ। खुश होने के बाद थोड़ा रुक कर प्रार्थना बोली, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनके साथ बहुत गलत हुआ। गिरफ्तारी वाले दिन ही दीपा ने ट्रक के नीचे आकर अपनी जान दे दी, और कल ही जमाने की नफरत से तंग वो बुढ़िया भी सदमे में चल बसी। इतनी हाई प्रोफाइल लड़की से शादी के सपने जो उन्होंने देखे थे, उसकी सज़ा तो उन्हें मिलनी ही थी। वैसे आज कोर्ट का फैसला आने वाला है, हमें अब चलना चाहिए। कोर्ट से लेकर पूरे कोर्ट परिसर में भीड़ जमा थी। हथकड़ियों में जकड़े सौरभ को खींचते हुए पुलिस की एक टीम वैन की ओर बढ़ रही थी। उस पर सारे आरोप सिद्ध हो चुके थे। सविता के साथ प्रार्थना और उस पुलिस ऑफिसर ने बढ़ चढ़कर सौरभ के खिलाफ बयान दिया। वहीं सौरभ अपना सब कुछ खो चुका था। मानसिक तौर पर वो किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं था, बस होने वाली इन मानवीय प्रतिक्रियाओं के सुनने में ताकते हुए देख रहा था। जब सविता ने उसके खिलाफ बयान दिया तो उसकी आवाज़ कानों में पड़ते ही एक तरंग सी रोम रोम में उठी थी, और वो बस उसे ही देखते रह गया था। 5 साल की सज़ा के साथ सौरभ को 15,000 रुपये का जुर्माना मिला। वैन में बैठने से पहले सौरभ ने नज़रें घुमाकर सविता की ओर देखा, जो दूसरी तरफ सनग्लासेस लगाए खड़ी थी। अगले दिन सविता जेल पहुंची। उसके आने की खबर पाते ही सौरभ पागलों की तरह दौड़ पड़ा। मुझे अच्छी तरह पता था मेरी सविता जरूर बदल जाएगी, उसे मेरे प्यार का एहसास जरूर होगा। जानती हूँ जो मैंने किया वो गलत है। सौरभ कुछ बोलता उससे पहले ही आंखों से सनग्लासेस हटाते हुए वो बोलने लगी। वहीं सौरभ अब भी उसे प्यार से देख रहा था। हाँ, मैंने गलती किया, लेकिन तुम जैसे लोगों को एक सीख भी देना चाहती थी। अपनी औकात से ज़्यादा सपने नहीं देखने चाहिए। तुम एक मामूली से क्लर्क और मुझसे शादी करने चले थे। आखिर तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हारे साथ उस कबाड़ जैसे घर में रह सकती हूँ? सारी साजिशें मैंने रची, वो जख्म भी मैंने खुद को दिए, सिर्फ तुम जैसे कंगाल से पीछा छुड़ाने के लिए। तुम्हारा और मेरा साथ कभी हो ही नहीं सकता। इन सब में तुम्हारी माँ और बहन भी मरी ही, साथ में मेरे मम्मी पापा भी मुझे छोड़कर चले गए। सलाखों को पकड़कर खड़े सौरभ की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ की ममता और सुखों से भरी वो गोद उसे याद आने लगी। चाहे वो कितना भी थका हो, माँ की गोद में सर रखकर लेटते ही सब कुछ भूल जाता। वही दीपा अभी सिर्फ 20 साल की थी। कितने अरमान थे, कितने सपने थे। पढ़ लिख कर माँ और भैया का नाम रोशन करेगी। भैया, मैं इतना बड़ा काम करूंगी कि लोग ये नहीं कहेंगे कि देखो सौरभ की बहन जा रही है, बल्कि लोग ये कहेंगे कि देखो दीपा का भाई जा रहा है। दीपा की इस बात पर सौरभ हंस देता। मेरी गुड़िया, इंतजार है मुझे उस दिन का। भले ही मेरा कोई नाम हो या ना हो, तेरे नाम से जाना जाऊं, भला इससे ज़्यादा गर्व की और क्या बात होगी। सलाखों के सहारे जमीन पर बैठकर सौरभ फपक फपक कर बच्चों की तरह रो पड़ा। उसका दिल माँ और दीपा के लिए तड़फ रहा था, छटपटा रहा था, लेकिन शायद उसके दर्द को समझने वाला कोई नहीं था। रो लो, क्योंकि तुम्हारी यही सजा है। सविता की आवाज़ सुनते ही आंसू पोंछते हुए सौरभ उठ खड़ा हुआ। यही कहा ना तुमने कि अपनी औकात से ज़्यादा के सपने नहीं देखने चाहिए। यही बात तुम पर भी लागू होती है। तुम्हारी खुद हैसियत नहीं कि अपने बाप के पैसों पर या खुद के ही पैसों पर ऐसा आराम कर सको। और रही सैल्यूट करने की बात, तो तुम खुद इसके लायक नहीं। लेकिन पति अमीर और बड़े घर का चाहिए, ये अपनी औकात से ज़्यादा के सपने देखना नहीं तो और क्या है। सौरभ के इस व्यंग पर सविता चिढ़ सी गई।
वहीं उसके चेहरे को देखते हुए थोड़ा रुक कर सौरभ ने आगे कहा, तुम ये जानती थी कि मैं एक क्लर्क हूँ, लेकिन इसके सिवा कुछ और जानने की कोशिश नहीं की। सौरभ उसकी आंखों में देख रहा था। एक क्लर्क हो, कंगाल हो, अब इसके बाद जानने के लिए क्या शेष बचा है? वो चीखी, तुमने अगर न्यूज़पेपर भी ठीक से देखा होता तो मुझसे नहीं पूछ रही होती कि क्या शेष है। उसकी बात सुनकर हड़बड़ाते हुए सविता ने अपना फ़ोन निकालना चाहा, लेकिन वो तो पहले ही बाहर जमा करके आई थी, जिससे सौरभ के अजीब तरीके से देखते हुए वो बाहर की तरफ दौड़ी। किसी तरह उसने अपना फ़ोन जल्दी से वापस लिया और कुछ सर्च करने लगी। अंदर नेटवर्क ना होने की वजह से गिरते पड़ते वो बाहर आई और फ़ोन की स्क्रीन देखते ही निढाल सी वहीं बैठ गई। उसने जब कोई पेज खोला तो वहाँ 40वें स्थान पर सौरभ का नाम देखकर कांप उठी। ये मैंने क्या कर दिया? अपने अहम और रंग रूप में इस कदर पागल थी कि सब कुछ ठीक से देख तक ना पाई। रह रहकर उसे सौरभ से की गई सारी बातें याद आने लगी। अब पछताए तो होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। अपने हाथों से सब कुछ उजाड़ने वाली चिड़िया वो खुद थी। ऐसा क्या देखा उसने फोन में? सब कुछ ध्यान से सुनने के बाद पुनीत श्रीवास्तव ने सौरभ से पूछा, सविता की मौत को 1 साल हो चुके थे। कोई सुराग न मिलने की वजह से इस केस को क्लोज तो कर दिया गया था, लेकिन मीडिया के साथ ऊपर के लोगों का प्रेशर पुलिस पर बना रहा। कल ही तो एक वेबसाइट के जरिए पुनीत को सौरभ के बारे में पता चला, जिसे जेल से आए अब 2 साल हो चुके थे। बिना देर किए पुनीत सौरभ के घर आ धमका और इस वक्त सौरभ के सामने बैठा सविता का अतीत खंगाल रहा था। पुनीत के सवाल पर सौरभ ने लंबी सांस ली। जिस दिन मुझे गिरफ्तार किया गया था उसी दिन यूपीएससी का रिजल्ट आया था, जिसमें मैंने 40वें रैंक हासिल की थी। साला एक आईएएस अफसर के लिए मैं इतनी देर से कंगाल जैसे शब्द सुन रहा था। हैरानी से पुनीत उठ खड़ा हुआ। ये जानने के बाद तो जरूर वो कुछ दिनों तक सदमे में रही होगी। सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के पैर उसने खुद तोड़ दिए थे। 1 साल बाद ही उसने किसी बिजनेसमैन से शादी भी तो कर ली थी। पुनीत के चेहरे पर सविता के लिए घृणा साफ दिख रही थी। जितना जानता था वो बता चुका हूँ। आगे उसने क्या किया, किससे शादी की, मुझे नहीं पता। जेल से बाहर आने के बाद भी जो इल्ज़ाम मेरे माथे पर लगा था उसे ना तो मिटा सका और शायद ना ही कभी मिटा पाऊंगा। जमाने के उल्हानों से तंग आकर मैंने वो शहर ही छोड़ दिया। अभी आगे सौरभ कुछ कहता उससे पहले एक औरत हाथ में चाय की ट्रे लिए हाजिर हुई, जिसे बड़े गौर से सर पुनीत ने सर से पैर तक देखने लगा। लाल साड़ी, सिंदूर से भरी मांग, भरी हुई चूड़ियों के साथ उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल जो पुनीत का अभिवादन कर रही थी। ये मेरी पत्नी मुस्कान है। यहाँ आने के बाद मेरी ज़िंदगी में ये खुशियाँ बनकर आई। जिस फैक्ट्री में मैं काम करता था वहीं ये भी करती थी। जब उसे अच्छे से जाना तो पता चला शादी वाले दिन ही उसका पति उसे बेचने जा रहा था, लेकिन किसी तरह उसे सब पता चल गया और ये वहाँ से भाग आई। तब से यहीं पर अकेले रहकर फैक्ट्री में काम कर रही थी। वहीं मैंने भी अपना अतीत इसके सामने खोल कर रख दिया, जिसे सुनने के बाद खुद इसने शादी का प्रस्ताव रखा और आज 1 साल हो गया हमारी शादी को। पुनीत के पूछने से पहले ही सौरभ ने सारी बात कह सुनाई। सौरभ की शादी की डेट जब उसने सविता के मौत वाले दिन से मिलाई तो हैरान रह गया, क्योंकि दोनों तारीख एक ही थी। जहां सविता लखनऊ में थी वहीं सौरभ दिल्ली में था। सविता और उसकी बहन प्रार्थना की मौत अब भी सबके लिए एक मिस्ट्री ही बनी हुई थी। कोई क्लू ना मिलने पर की वजह से पुनीत ने इस केस को क्लोज ही रखा। रात के 12 बज रहे थे। सौरभ गहरी नींद में था। आज पुनीत और सौरभ के बीच की जो बातें हुई थी, किचन में खड़ी मुस्कान भी साफ सुन पा रही थी। इन सब बातों को याद करके उसकी आंखों से नींद कोसों दूर थी। सौरभ के साथ सविता ने जो कुछ भी किया उसे सोचकर मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए, जिससे वो सो रहे सौरभ से जा लिपटी। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद उसका ध्यान अचानक से शादी वाली डेट पर आकर अटक गया, जिससे वो हड़बड़ाकर उठ बैठी। हमारी शादी 22 जनवरी को हुई थी, लेकिन सौरभ ने 20 डेट डलवाया था। उसके लिए उसने मैरिज सर्टिफिकेट बनवाने वाले को पैसे भी दिए थे। जब मैंने वजह पूछी तो उसने कहा था कि ये दिन उसके लिए बेहद शुभ है। 20 को माँ और बहन की पुण्यतिथि के लिए लखनऊ में था, तो इसलिए उस दिन नहीं कर सका। बाकी शादी के लिए कोर्ट की तरफ से भी 20 डेट ही फिक्स हुई थी। ये सब बातों को
एक ही ओर इशारा कर रही थी। इसका मतलब सौरभ ने ही। आगे मुस्कान कुछ भी ना सोच सकी और मुंह पर हाथ रखे फपक पड़ी। इधर दिल्ली के एक होटल में बैठा पुनीत भेजे पर जोर दे रहा था। लखनऊ से दिल्ली आना भी बेकार हो गया। ऊपर से ये मर्डर मिस्ट्री अब भी वैसी की वैसी ही थी। उसके साथ कमरे में दिल्ली पुलिस के 2 लोग थे जो कभी पुनीत के दोस्त हुआ करते थे। सोच रहा हूँ कि आज रात ही वापस निकल लूँ, वरना श्रीमती जी एक ही डायलॉग पूरे घर में गूंजेगा। केस के बहाने दिल्ली से रंगरेलिया मना के आ रहे हो। अब कौन बताए इन श्रीमती जी को कि अपराधियों के साथ कौन रंगरेलियां मनाता है। गोल मटोल सी पेट घुमाते हुए बड़े अजीब तरह से पुनीत ने कहा। तो बाकी दोनों लोग हंस पड़े। यहाँ हमारे घर का तो रोज ही ये डायलॉग है। जरा सी देर हुई नहीं कि ये पुलिस की वर्दी भी हमें घर के अत्याचारों से नहीं बचा पाती। पुनीत के दोस्त ने एक पैक गले से नीचे उतार लिया। वहीं इस पर सब ठेका लगाकर हंस पड़े। पुनीत का फोन बजा। सबको चुप रहने के लिए बोलकर उसने फोन कान से लगा लिया। सामने वाले की बातें सुनकर उसने लंबी सांस ली और उठकर जल्दी से कपड़े पहनने लगा। कहाँ जा रहे हो? कोई बात है तो बोल, हम दोनों भी तेरे साथ चलते हैं। उनमें से एक ने कहा तो दूसरे ने सहमति में सिर हिला दिया। इस काम के लिए मैं अकेला ही काफ़ी हूँ। पुनीत ने गाड़ी उठाई और तेजी से निकल गया। एक चेयर पर सौरभ बैठा था, उसके सामने पुनीत खड़ा था और दूसरी तरफ मुस्कान। घड़ी इस वक्त रात के 2 बजने का इशारा कर रही थी। मुस्कान, तुम तो मुझसे बहुत प्यार करती हो ना, तो ऐसे आखिर कैसे कर सकती हो? सौरभ को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि खुद मुस्कान ने पुनीत को फ़ोन करके बुलाया है। बहुत प्यार करती हूँ, ये भी सच है। नहीं जी सकती तुम्हारे बिना। इस बेरंग जिंदगी में तुमने रंग भरा है। आंसू भरी आंखों से सपने तुमने भरे हैं। कांटों से भरी जिंदगी के सफर में मेरा हाथ भी तुमने थामा, लेकिन इन सब के साथ प्रार्थना और सविता को मारकर कानून के गुनहगार भी तुम हो। तुम्हें बचाकर मैं कानून के साथ अन्याय नहीं कर सकती। बहुत से लोगों को कानून पर भरोसा है और उनका ये भरोसा मैं नहीं तोड़ सकती। मुस्कान रो पड़ी। थोड़ी देर बाद आंसुओं को पोंछते हुए आगे बोली, जानती हूँ इसी कानून ने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। जिंदगी भर की मेहनत, इज्जत, घर परिवार सब कुछ इस कानून ने छीन लिया, जिसे चाहकर भी ये कानून वापस नहीं लौटा सकता। इन सब के बाद भी तुम्हें बचाकर मैं कानून के साथ गद्दारी नहीं कर सकती। आईएएस बनने के लिए महीनों साल दिन रात तुमने एक कर दी। क्यों सौरभ? सिर्फ इसलिए ना कि तुम ईमानदारी से काम करते हुए लोगों को इंसाफ दिलाओ, गरीबों के हित में न्याय करो, भ्रष्ट सिस्टम पर लगाम लगा सको। फिर आज अपने ही गुनाहों पर पर्दा डालकर तुम कैसे कानून को धोखा दे सकते हो? मुस्कान की बातें उसे अंदर तक झकझोर रही थी। सही तो कहा मुस्कान ने। आईएएस बनने के लिए उसने इसलिए ही तो इतनी मेहनत की थी जिससे कानून पर कोई उंगली ना उठा सके। आज वो खुद उसी कानून को धोखा दे रहा था। अचानक से वो अपनी जगह से उठा और मुस्कान के पास आकर उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम नहीं जानती कितने बड़े अपराध बोध से तुमने मुझे बाहर निकाला है। हाँ, मैंने ही मारा उन दोनों को जिसकी वजह से मेरा सब कुछ छिन गया, जिनकी वजह से कानून पर दाग लगी। जिस कानून ने मुझे प्यार था, उसी कानून से नफरत करने लगा। उन दोनों को मारने के बाद मैं बच तो गया कानून से, लेकिन अपराध बोध की वजह से कभी चैन से ना तो जी सका और ना ही सो सका। लेकिन अब खुद को कानून के हवाले करके उस अपराध बोध पर विजय हासिल करूंगा। सौरभ ने खुद से मुस्कान को अलग किया। मैं हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगी। झरझर बहते आंसुओं को पोंछने की कोशिश करते हुए मुस्कान ने कहा। तो सौरभ बच्चों की तरह उसके गले लग गया। थोड़ी देर बाद खुद को संभालते हुए वो पुनीत के पास आया। कानून का गुनहगार हूँ मैं और आप कानून के रखवाले, इसलिए खुद को आपके हवाले कर रहा हूँ। सौरभ ने अपने दोनों हाथ हथकड़ी पहनाने के लिए आगे कर दिए, वही जैसे पुनीत अब नींद से जागा हो। आप हो कानून के रखवाले? सौरभ के ये शब्द उसके कानों में शोर करने लगे थे। हूँ मैं कानून का रखवाला, लेकिन तब मैं कहाँ था जब इसी कानून ने एक सीधे साधे परिवार को जेल में डाल दिया? तब कहाँ था मैं जब इसी कानून ने एक निरपराध परिवार को सजा देने की सारी हदें पार कर दी? तब कहाँ था मैं जब कानून ने एक नौजवान की मेहनत जिससे वो आईएएस बना था वो चकनाचूर कर दिया? तब कहाँ था मैं जब इस कानून की प्रताड़ना से तंग आकर एक मासूम बच्चे ने अपनी जान दे दी जो देश के लिए कुछ कर दिखाना चाहती थी? तब कहाँ था मैं जब एक आईएएस की माँ लोगों से नजरें तक नहीं मिला पा रही थी? हाँ, कानून का रखवाला मैं हूँ।
और इंसाफ भी अब मैं ही करूँगा। कहते हैं देर या सवेर सच की जीत जरूर होती है। यही आज इस घटना के 7 साल 2 महीने बाद हुआ। सौरभ को आखिर इंसाफ मिला। सविता द्वारा लगाए गए झूठे आरोपों का पर्दाफाश पूरी दुनिया के सामने हुआ। ये पर्दाफाश करना पुनीत के लिए आसान नहीं था, लेकिन नामुमकिन भी नहीं था। अपने पुलिसिया रवैये के साथ उसने हर किसी से सख्ती से पूछताछ की, जिसमें सारे राज खोले प्रार्थना के रिपोर्टर फ्रेंड मिष्टी ने। और उस वक्त मिष्टी ने उस केस को ज़्यादा हाईलाइट किया था, जिससे उसके चैनल को भी अच्छा फ़ायदा हुआ था। सारे इल्ज़ामों को बेबुनियाद बताते हुए कोर्ट ने सौरभ से माफ़ी मांगी। वहीं प्रार्थना और सविता के मर्डर के केस में कम से कम सज़ा सुनाई गई। साथ ही सौरभ के वकील के साथ पूरी दुनिया की मांग पर सज़ा पूरी करने के बाद सौरभ को आईएएस का पद वापस देने का फैसला किया गया। कानून के इस फैसले पर पूरी दुनिया झूम उठी। आखिर सौरभ के साथ जो कुछ भी हुआ था, उसके जिम्मेदार समाज के लोग भी थे। सौरभ ने जो कुछ भी खो दिया था, उसे वापस तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसका पद उसे वापस दिलवा कर उसका दिल ज़रूर हल्का हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिए, और यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।